नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग डेली करंट अफेयर को एमसीक्यूज के माध्यम से डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एनजीटी ने आदेश दिया है कि नदियों से रेत खनन के लिए संबंधित एसपीसीबी से सहमति लेना आवश्यक है। इसके तहत 1 सितंबर 2023 से संबंधित एसपीसीबी की सहमति प्राप्त किए बिना देश में किसी भी नदी से रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेत को खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की धारा 3 में गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसका प्रशासनिक नियंत्रण राज्यों के पास होता है। ठीक, चलिए उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं अब हमें यह बताना है। तो केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीन कथन या कोई भी नहीं? तो इनमें से सभी तीन कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। ठीक, जो राष्ट्रीय ग्रीन अधिकरण है, मतलब राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, उसने ऐसा निर्देश दिया है कि जो नदियां हैं, नदियों से रेत के उत्खनन के लिए जो संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उनकी सहमति लेना क्या है, अब अनिवार्य है। एनजीटी ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को 2 महीनों का समय दिया है, ताकि इसे समान रूप से देश के सभी राज्यों में समान सहमति के साथ लागू किया जा सके। इसके तहत 1 सितंबर से संबंधित एसपीसीबी की सहमति प्राप्त किए बिना देश के किसी भी हिस्से में नदी से रेत खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला इसमें है कि रेत खनन का आशय मुख्य रूप से किसी खुले गड्ढे, जो कि कोई भी खुला गड्ढा है, किसी नदी के आसपास, किसी समुद्र तट के आसपास, वहां से रेत निकालने से है। हालांकि कभी कभी इसमें समुद्र, नदी के किनारों और समुद्र तटों से लगे अंतर्देशीय टीले से भी खनन किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। रेत जो है वो खान और खनिज अधिनियम 1957 की धारा 3 में गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत है और ध्यान रखना है कि इसका जो नियंत्रण है वह राज्य सरकार के पास होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो अविनियमित रेत खनन है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर इसे नहीं रोका जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह नदी के तल को विरूपित करता है, तो और भी नुकसान पहुंचाएगा। नदी के मार्ग में अनावश्यक बदलाव करता है, जिससे क्या आती है, जिससे आती है बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती है। ठीक है, बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा होती है। नदी तट का अपरदन करता है, बाढ़ जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है, इसके कारण आती है। भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करता है, काफी गहराई पे जो है वो चला जाता है जलस्तर। जलीय जीवों और सूक्ष्म जीवों के पर्यावास को भी नष्ट करता है। अब देख लेते हैं कि ये जो अविनियमित रेत खनन है, उनको रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहल की गई हैं, इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो पर्यावरण मंत्रालय है, वह संधारणीय रेत खनन प्रबंधन दिशा निर्देश 2016 जारी किया गया है। इसके अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से रेत खनन और इसके पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन पद्धतियों को इसके अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। उन दिशा निर्देशों को इसमें शामिल किया गया है। अगला है जो खान मंत्रालय है, उसने सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क 2018 तैयार किया है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? इसके अंतर्गत जो रेत के वैकल्पिक विकल्प मौजूद हैं, उन पे बात करी गई है। इसमें जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो क्रशर डस्ट होता है, या जिसको क्रश्ड रॉक भी कहते हैं, उससे जो मैन्युफैक्चर्ड सैंड मिलता है, जिसे एमसैंड कहते हैं, उसको रेत के विकल्प के रूप में प्रयोग करने की बात इसमें कही गई है। अगला देखते हैं, ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग BEOSP, ठीक, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। BEOSP मतलब ब्रेन इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, ब्रेन मैपिंग P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है।
इसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। BEOSP ब्रेन इलेक्ट्रॉनिकल ऑसिलेशन सिग्नेचर प्रोफाइलिंग पॉलीग्राफ टेस्ट से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें अभियुक्त से सवाल जवाब नहीं किया जाता है। अब 3 कथन दिया हुआ है, तीनों में से कौन सही है? ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन सी सही है, तीनों कथन सही है। अब हम थोड़ा इसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये एक आपको मतलब एक तरीके से ये बताया गया है कि ये कैसे काम करता है या इसमें क्या होता है। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं जिससे कि मनुष्य का मस्तिष्क किस तरीके से सोचता है, उसने क्या विचार किया था, तो इन न्यूरॉन्स के माध्यम से इसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। ठीक है, काफ़ी तकनीकी चीज़ है, तो हम लोग बिल्कुल तकनीकी में इसके नहीं जाते हैं। इससे हम अपना क्वेश्चंस कैसे आते हैं या इसके बारे में बस हम लोग जानकारी लेते हैं। अच्छा, जो हाथरस रेप केस हुआ था उसमें भी इसी BEOSP की बात करी गई थी, उसमें भी इसकी बात हुई थी। चलिए, इसे ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है, ब्रेन मैपिंग कहा जाता है, P300 टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है और यह न्यूरोसाइकोलॉजिकल तरीका है पूछताछ का। इसे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में छिपी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है और इस प्रणाली के अंतर्गत जो किसी व्यक्ति के समक्ष कुछ शब्द दिए जाते हैं, कुछ उक्तियां या फ्रेजेस दिए जाते हैं और कुछ चित्र प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके प्रति उसके मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में जो तरंग रूपी प्रतिक्रिया होती है उनका अध्ययन किया जाता है। और ये जो प्रतिक्रिया कहाँ दर्ज की जाती है, तो इसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम नामक प्रक्रिया का इसमें पालन किया जाता है और इसके आधार पे BEOSP टेस्ट का रिजल्ट प्राप्त किया जाता है। अब बात आता है कि यह पॉलीग्राफ टेस्ट से अलग कैसे है। तो इसलिए क्योंकि इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट में सवाल जवाब किया जाता है, जबकि BEOSP में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाता अभी युक्त से। इसमें केवल कुछ उसके सामने कुछ आप कह सकते हैं कि कुछ शब्द दिए जाते हैं, फ्रेज रखे जाते हैं या कोई चित्र वगैरह, कुछ घटनाएं वगैरह बताई जाती हैं जिसके परिणाम स्वरूप उसका मस्तिष्क क्या सोच रहा है, कैसा प्रतिक्रिया दर्ज कर रहा है, इसे अंकित करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में एक और अंतर यह है कि पॉलीग्राफ टेस्ट में शरीर क्रिया विज्ञान के संकेतकों का परीक्षण किया जाता है, लेकिन इसमें स्पंदन दर पल्स रेट का प्रयोग किया जाता है। श्वसन और त्वचा की चालकता, इसे स्किन कंडक्टिविटी कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है और BP वगैरह का संकेतकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें BEOSP में ब्रेन मैपिंग को पॉलीग्राफ टेस्ट की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय माना जाता है, क्योंकि पॉलीग्राफ में कई बार फिल्मों में हम लोग देखते भी हैं। वैसे भी अगर आप तकनीकी के बारे में थोड़ा भी रुचि रखते हैं और आप पॉलीग्राफ पे पढ़ेंगे तो उस पर मैनिपुलेट किया जा सकता है। काफ़ी अभ्यास के द्वारा पॉलीग्राफ के रिजल्ट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसे मैनिपुलेट करना उतना बहुत ही मतलब मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, या ये कह सकते हैं असंभव टाइप का है। ठीक, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग क्या है? पहला उपयोग यह है कि यह अभियुक्त के किसी भी अपराध में संलिप्त होने का यह पता लगाया जा सकता है इसके थ्रू। और जो चिकित्सीय उपयोग है कि जैसे अल्जाइमर जैसे जो कि तंत्रिका संबंधी रोग होते हैं, इनके निदान और उपचार में भी इससे मदद मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति किसी आतंकवादी रोधी घटना में शामिल होने की उसकी संभावना है तो उसके ब्रेन मैपिंग को करके उसके प्रति कार्यवाही करी जा सकती है। एक केस है जो कि पॉलिटी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है, सेल्वी वर्सेस कर्नाटक। 2010 में ये केस आया था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि किसी भी व्यक्ति का बिना उस व्यक्ति के सहमति से जबरन नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी और ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं किया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया था इसी केस में कि न्यायालय के समक्ष नार्को टेस्ट, अगर व्यक्ति की सहमति है तो उसके नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी या ब्रेन मैपिंग को एकमात्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये इससे संबंधित जानकारी है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब आप हमको बताएंगे जो 370 है धारा मतलब जिसको आर्टिकल 370 है, जिसे प्रचलित रूप से धारा 370 भी कहते हैं, हालांकि आर्टिकल होना चाहिए, धारा आईपीसी सीआरपीसी का सब्जेक्ट है, विषय है, और जो आर्टिकल है वह कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है या विषय है। ठीक, तो 370 में इसका उल्लेख किया गया था जम्मू कश्मीर का, हालांकि ये अस्थायी उपखंड के रूप में इसका प्रयोग किया गया था, अस्थायी उपबंध के रूप में। तो आप मुझे ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब भारत का यूनियन टेरिटरी बना? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इसके बारे में जो भी आपको बताना होगा, जो भी ऐसी जानकारी लगेगी कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी अब हम लोग प्रश्न पे आते हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना इस क्षेत्र को भूकंप के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है। इसकी वजह यह है कि इसका भूविज्ञान मुख्य रूप से यूरेशियन प्लेट के साथ भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से निर्धारित होता है। भारतीय प्लेट उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है, नॉर्थ तथा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट या सबडक्शन हो रही है, ठीक है, नीचे जा रही है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ठीक है, केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें सभी तीन कथन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, केवल जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि ये पूरे हिमालय का ये है, ठीक, मैप है, और ये स्केल पर है। अच्छा, अब इसमें चूंकि जो क्वेश्चन है भूकंप से रिलेटेड है, तो भूकंप जो है यहाँ पे जो थ्रस्ट हैं, जो भ्रंश हैं, उनके सहारे आते हैं। कुल 4 थ्रस्ट यहाँ पे माने जाते हैं, और मेनली 3 हैं। एमसीटी है, देखिए यहाँ पे एमसीटी है, एमबीटी है, एमएफटी है, ठीक। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए कश्मीर, ये और इसमें देखिए ये हिमालय को भी बताया, लेसर हिमालय, हायर हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ये सब देखिए, ये सब जो क्षेत्र है ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ठीक। उसके बाद है आपका हायर हिमालय का ये क्षेत्र, ये सब है, ठीक, और लेसर हिमालय का ये क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है येलो वाला, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। अभी हाल ही में एक बार ऐसा हुआ एक दिन कि 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में कई बार भूकंप की, हालांकि कम तीव्रता के भूकंप दर्ज किए गए, ठीक है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण हिमालय की भूवैज्ञानिक संरचना है, जो कि इस क्षेत्र को भूकंप के प्रति बहुत ही संवेदनशील बनाती है। अगर हम एक भू आकृतिक विज्ञान के दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करें तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ की यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट एक साथ टक्कर करते हैं, और भविष्य में भी और अभी भी यहाँ पे टक्कर होना जारी है। कहने का मतलब ये कि अभी भी ये गति कर रहा है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भविष्य में भी टक्कर होते रहेंगे और अभी भी जारी है, ठीक है। तो ये भूकंप के प्रति काफ़ी संवेदनशील बना देता है, ठीक, जैसा कि हमने बताया कि यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय प्लेट जा रही है। अब दक्षिणी भाग में हिमालय का भू जो विज्ञान है, दक्षिणी भाग में इसको 3 प्रमुख टेक्टोनिक यूनिट से के रूप में बांटा जा सकता है, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात भी किया। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बारे में, एमबीटी, एमएफटी के बारे में हम लोगों ने देखा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी हो गया, एमबीटी हो गया, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, और एमएफटी या एचएफटी, ठीक है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट या मेन फ्रंटल थ्रस्ट एक ही है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है हिमालय में, उनमें ये सब दिया हुआ होता है बुक्स में, लेकिन कई बार उस बुक्स में हर एक टॉपिक शामिल नहीं होते हैं, चूँकि कई बार ऐसा देखा गया है कि हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पे भूकंप काफ़ी संवेदनशील है भूकंप की दृष्टि से, और अभी हाल के समय में, हाल के वर्षों में हिमालय के संबंध में या जम्मू कश्मीर के संबंध में या हिमालयी क्षेत्र के संबंध में भूकंप से संबंधित प्रश्न नहीं आए हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वहाँ पे अपने बुक में, ठीक है। तो जो एमसीटी है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें, यह सबसे ऊंचा और सबसे पुराना है। यह ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय के बीच में है, यह ध्यान रखिएगा। यह सबसे उत्तर दिशा में नीचे की ओर भ्रंश या फॉल्ट है, और
यह महान और लघु हिमालय के बीच है। सॉरी, यह महान और लघु हिमालय के बीच में है। ठीक, चलिए MBT जो है यह लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करता है, और जो HFT है या MFT है, ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट या HFT है, इसे दक्षिण और सबसे दक्षिणी और सबसे नया ये थ्रस्ट है। ठीक, एक मिनट हम लोग इसको देख लेते हैं मैप से। ये देखिए, हाँ, ये यहाँ पे सचर जोन है ट्रांस हिमालय और हायर हिमालय के बीच, ये सचर जोन है। ठीक है, सिंधु तांगपो सचर जोन है, और ये हायर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में MCT है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में क्या है, ये MBT है, और शिवालिक हिमालय और गंगेटिक प्लेन के बीच में MFT है। ठीक, ये देख लिया हम लोगों ने, यहाँ गलती से मैं बोल दिया था। ठीक है, और ये जो तीनों थ्रस्ट हैं ये बेसल डिटैचमेंट प्लेन के साथ जुड़ते हैं, और इसे भूभौतिकी भाषा में डिकोलमेंट भी कहा जाता है, और ये जो इस प्लेन को ही मेन हिमालयन थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये डिकोलमेंट या बेसल डिटैचमेंट प्लेन को क्या कहते हैं, मेन हिमालयन थ्रस्ट भी कहते हैं। अगर हम इस समय की बात करें तो जो MCT की तुलना में MBT और HFT दोनों ही भ्रंश अधिक सक्रिय हैं। MBT और HFT दोनों भ्रंश अधिक सक्रिय हैं। मध्य हिमालय में लगभग 700 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहां MFT ने कई शताब्दियों तक विखंडन का कोई संकेत नहीं दिया है। इसे सेंट्रल सिस्मिक गैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, MFT को सेंट्रल सिस्मिक गैप भी कहते हैं। ठीक, सेंट्रल सिस्मिक गैप भविष्य में अधिक तीव्रता के भूकंप के लिए उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं। क्योंकि कई सदी से, कई 100 वर्षों से यहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब प्रतिक्रिया नहीं दर्ज किया गया है जो कि विखंडन को प्रभावी करते हों। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की मुख्य रूप से यहाँ पे प्रतिक्रिया नहीं हुई है, इसलिए ये क्षेत्र अधिक तीव्रता वाले भूकंप के लिए उच्च जोखिम में शामिल है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में वैज्ञानिकों ने फोनान का सफलतापूर्वक विभाजन किया है। फोनान एक क्वासी पार्टिकल अवस्था में होते हैं। ये किसी ठोस पदार्थ में परमाणुओं या अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। फोनान को गमन करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। चलिए, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, या सभी तीन, या कोई नहीं? तो इनमें से सभी तीन कथन सही हैं। ऑप्शन सी सही है हमारा। अब हम लोग फोनान के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ ये देखिए, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका दिखाया गया है, इंटेंसिटी दिखाया गया है, और ऐसा उनमें क्या होता है, बॉन्ड होता है, इस तरीके का बॉन्ड होता है। ठीक है, फोनान में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी क्वांटम यांत्रिकी का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने फोनान को विभाजित किया है। तो अब ये फोनान होता क्या है, हम ये इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए, फोनान एक अर्धकण है अवस्था में होते हैं, और यह ठोस पदार्थों में परमाणुओं या अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठोस अर्धकण हैं, अर्धकण की अवस्था में होते हैं, और किसी भी ठोस पदार्थ में परमाणुओं या उनके अणुओं के सामूहिक कंपन का प्रतिनिधित्व करते हैं। चूंकि ये पता चला, इसको विभाजित किया गया, इसलिए इस उपलब्धि से भविष्य में साउंड युक्त क्वांटम कंप्यूटर या अत्यंत संवेदनशील माप उपकरणों का विकास करने में सफलता मिल सकती है। ऐसा संभव है। वर्तमान में लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट्स के रूप में फोटान का, जो कि प्रकाश के कण हैं, उनका उपयोग किया जाता है। अच्छा, फोटान और फोनान दोनों अलग हैं, हम लोग आगे अभी इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं फोनान के रूप में। ठीक है, फोनान का तो जो लीनियर ऑप्टिकल क्वांटम कंप्यूटिंग है, उसमें फोटान का प्रयोग किया जाता है क्यूबिट्स के रूप में। अच्छा, फोटान किसे कहते हैं? तो फोटान को हम सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि प्रकाश के कण के हो। ठीक है, और ये जो क्यूबिट्स होता है, यह क्वांटम कंप्यूटर में सूचना की एक आधारभूत इकाई है। ठीक, फोटान और फोनान दोनों ही क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि ध्वनि के प्रति अधिक संवेदनशील होने के कारण तथा मापनीयता की पहचान संबंधी समस्याओं के कारण
फोनान का अध्ययन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ठीक, अब हम देख लेते हैं फोटान और फोनान में मुख्य डिफरेंस। देखिए, जो फोटान है वह प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंग में उपस्थित ऊर्जा का छोटे छोटे ये पैकेट्स हैं। प्रकाश या विद्युत चुंबकीय तरंगों में उपस्थित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं, जबकि फोनान ध्वनि तरंगों में उपस्थित ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स हैं। ठीक है, फोटान निर्वात में भी गमन कर सकता है, मतलब किसी भी माध्यम में भी गमन कर सकता है, और बिना माध्यम मतलब निर्वात में भी गमन कर सकता है। जैसा कि हम प्रकाश करता भी है निर्वात में गमन, ये हम सभी जानते हैं। जबकि जो ध्वनि है या फोनान है उसको गमन करने के लिए हवा या पानी जैसे किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। हम ये जानते हैं कि ध्वनि को भी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो फोटान है यह अलग अलग तरंग दैर्ध्य के फोटान्स आमतौर पे परस्पर क्रिया नहीं करते हैं, जबकि फोनान के मामले में अलग अलग तरंग दैर्ध्य के फोनान एक दूसरे से परस्पर क्रिया भी करते हैं और एक नया तरंग दैर्ध्य या एक अलग तरंग दैर्ध्य भी उत्पन्न करते हैं। ठीक, जो फोटान हैं ये कण तथा तरंग दोनों तरह के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें वेव पार्टिकल ड्युअलिटी के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन जो फोनान है यह पूर्णतः तरंग जैसी इकाइयां हैं और ये कण जैसे गुणों को प्रदर्शित नहीं करते। हम जानते हैं कि जो प्रकाश होता है वह कण और तरंग दोनों के गुणों को प्रदर्शित करता है। तो बिल्कुल बहुत अधिक सिमिलरिटी वही है, जो प्रकाश की सिमिलरिटी होंगी वो फोनान की भी सिमिलरिटी होंगी, अधिकांश तौर पे, सभी नहीं अधिकांश तौर पे। जो फोनान की जो ध्वनि तरंगों की सिमिलरिटी होगी वो फोनान की भी सिमिलरिटी होगी अधिकांश तौर पे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला यहीं पे समाप्त होती है। हम कल फिर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ उनकी रोचक व्याख्याओं के साथ आपके साथ फिर मिलेंगे, आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।